पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम गुलजार था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम दिलदार था, जो उसके पास रहता था, वही उसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन दिलदार बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआवजा कराया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। उसने अपने परदेश में रह रहे बेटे गुलजार को एक खत लिखा और अपनी हालत और दिलदार की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि निसार की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर उस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक कर चूर हो चुका हूं, ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाजत दो तो ये रात मैं आप ही के घर में ठहर जाऊं। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हरज है, रात ही तो रहना है, कौन सा घर उठाकर ले जाओगे? वैसे कहां से आए हो तुम? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूं दादी अम्मा। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफर की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी, जो बहुत ही सादा थी और उसके दिल और दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वो गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि उसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आह भरकर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा दिलदार भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर, जो निहायत चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओह, वो दिलदार आपका बेटा है। दादी मां, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं और वो एक ही कोठरी में रहते थे। बहुत अच्छा लड़का है दिलदार मियां। बुढ़िया मुसाफिर के और करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा दिलदार? क्या करता है वहां? मुसाफिर बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय, गजब हो गया। मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चरागाहों में फिरता होगा। वहां भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। मुसाफिर ने बुढ़िया के दुख में और इजाफा करने के लिए कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। यह सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, मां जी, परसों मुझे वहां पहुंचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है। तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे दिलदार को दे देना और उसके साथ 50 रुपए नकद भी देती हूं। मुसाफिर ने रात आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो मां बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, फिर दिलदार की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में मां ने अपने बेटे को बताया, बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई दिलदार के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वह आदमी और दिलदार एक ही कोठरी में रहते हैं। बता रहा था कि दिलदार अभी तक तो बकरियां ही चराता है। मैंने एक थान और 50 रुपए नकद दिलदार के लिए उसके हाथ भेज दिए हैं। बुढ़िया की यह बातें सुनकर गुलजार चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वह अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वह ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चनाचे वह बोला, अम्मा, तुम वाकई बहुत सीधी हो। भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम जमाने के हेर फेर नहीं समझती। गुलजार को रह रहकर अपनी मां की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर हंसी आ रही थी। वह अपनी मां को सादा और बेवकूफ समझ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूं।
गुलजार ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई अपनी मां से ज्यादा सीधा और बेवकूफ नहीं मिल जाता, और फिर जब तक उस नुकसान को पूरा न कर लूं घर वापस नहीं लौटूंगा। यह सोचकर वो नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा उसी गांव की तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर जब वो एक जमींदार की हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया। देखा कि एक खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही उसके 3 खूबसूरत मेमने बैठे हैं। गुलजार भी वहीं घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की बीवी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो कि वो आदमी हमारी बकरी को इस तरह झुक झुक कर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ऐ भले आदमी, यह हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इस तरह सलाम करते जा रहे हो? गुलजार ने जवाब दिया, ऐ बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है। सब रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी है। सिर्फ इसी का एक पता नहीं चलता था। मैं इसे अभी शादी में आने के लिए दावत देने आया हूं। अगर मालकिन साहिबा इजाजत दे दें तो मेरी और मेरी बीवी की तरफ से गुजारिश है कि यह भी अपने बाल बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। नौकरानी ने जाकर मालकिन को बताया तो वो दोनों खूब हंसी कि यह शख्स भी कितना बेवकूफ है जो एक बकरी जैसे जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और साथ शादी पर मदऊ कर रहा है। अच्छा होगा कि इसे और भी बेवकूफ बनाया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसकी बेवकूफी पर हंसे। मालकन ने फौरन नौकरानी के जरिए कहलवा भेजा कि अगर यह उसकी रिश्तेदार है तो उसके रिश्तेदारों को शादी में शिरकत करने पर हमें कोई एतराज नहीं, मगर इस बेचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे भी अपने साथ लेते जाओ। मालकन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदारों की शादी में तशरीफ ले जा रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरा वो रुईदार कोट भी इन्हें पहना दो। और सुनो, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें 2 घोड़े और जुटवा दो। आखिर इसके रिश्तेदार की शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है, जरा ठाठ से सवार होकर जाएगी। चुनांचे मालकन और उसकी नौकरानी ने बकरी और उसके मेमनों को खूब सजाया और गाड़ी में 2 घोड़े जुटवाकर बकरी और उसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बिठाया और लगाम गुलजार के हाथ में थमाते हुए कहा, भाई, कोचवान तो घर पर नहीं है, हिम्मत करके आप ही कोचवानी करो, लेकिन गाड़ी जरा धीरे से चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा या उसके बच्चों में से किसी को चोट लग जाए। अच्छा, अलविदा बकरी साहिबा, गुलजार ने जवाब दिया। आप बेफिक्र रहिए मालकन साहिबा। उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह ली। 2 घोड़ों की गाड़ी में सजी हुई बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मायके से विदा होती है, और गुलजार उस ठाठ से गाड़ी हाँक रहा था कि जैसे कोई दुल्हन को लिए जा रहा हो। यह तमाशा देखकर मालकन और उसकी नौकरानी के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। जब तक गाड़ी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, उनकी हंसी ने रुकने का नाम न लिया। थोड़ी देर बाद जमींदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियां को उस शख्स की बेवकूफी का किस्सा सुनाएगी तो वो बेहद खुश होगा। किस्सा शुरू करने से पहले मालकन ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो उसके होंठों पर भी वही शरारत भरी मुस्कान खेल रही थी। फिर क्या था, मालकन कहकहे लगाकर हंसने लगी। मारे हंसी के उसका बुरा हाल था। उसकी हंसी जब जरा धीमी पड़ी तो जमींदार ने पूछा, आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा, अजी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया, कितना मजा आ रहा था। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक अजीब और गरीब बेवकूफा यहां आया था और घुटने टेक टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसे झुका रहा जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए पीर को मनाता है। वो बार बार उसे झुक झुक कर सलाम कर रहा था। पूछने पर बोला कि यह बकरी साहिबा उसकी बीवी की रिश्तेदार है और वो उसे अपने लड़के की शादी में शिरकत की दावत देने आया है।
ये कहते कहते बीवी तो हंसे चली जा रही थी, मगर जमींदार को गुस्सा आ रहा था। जमींदार ने कहा, हां हां, मैं समझ गया तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और उसके मेमनों को उस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही क्या है ना, तुमने पालकन बोली। बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। घोड़े वाली बगी में भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता कि किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। जमींदार बोला, बस बस रहने दो। क्या उसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, तो इसका मतलब यह है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। गुलजार को पहले ही शब्बा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर उसका पीछा करेगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ा। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर औंधी रखकर बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। उसने गुलजार से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, उधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? गुलजार ने जवाब दिया, जी हां, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 मेमे भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है? वो मुझे पकड़ना है। गुलजार ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है, ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। जमींदार ने उसकी खुश आमद करते हुए कहा, अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आज वो मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। गुलजार ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शकरा बैठा है, मैं उसी की निगरानी कर रहा हूं। शकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार न करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ। तुम्हारे इस शकरे की निगरानी में करूंगा। गुलजार ने जोर देते हुए कहा, तो ध्यान रखना कहीं यह उड़ न जाए। बहुत ही कीमती शकरा है, ये कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे खा जाएगा। इसीलिए तो मैं न जाने की जिद कर रहा हूं। जमींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शकरे के? गुलजार ने जवाब दिया, यही कोई 500 रुपए का होगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर यह खो गया तो इतनी रकम में तुम्हें अदा करूंगा। गुलजार ने बात बनते हुए देखकर कहा, नहीं सरकार, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला तो यह 500 रुपये जमानत रख लो। गुलजार ने रुपये लेकर जेब में डाले और उसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बैठ गए, लेकिन गुलजार वापस ना लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देख जमींदार उकता आ गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखें कि कुछ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो बेकार का इंतजार करने से क्या फायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। देखा तो कुछ भी न था। जमींदार चलाया, बदमाश कहीं का, लगता है यह वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को भी बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने गुस्से से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ गुलजार भी 3 खूबसूरत घोड़े, 1 बग्घी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली स्त्री लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी मां से बोला, आमा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।